इक्वेशन के बारे में अभी तक हम लोग क्या जानते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में हम लोग पढ़े, 9th में पढ़े, उसके पहले हम लोग इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। इक्वेशंस के बारे में बेसिकली हम लोग जानते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल को हम इक्वेट करते हैं, उससे एक्सप्रेशन बनाते हैं, और दो एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब आगे की बात, जब हम 11th में आ गए, 11th में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत कहते हैं कि 5th BC में, 5th सेंचुरी BC के आसपास ही मतलब लोग अलग अलग शुरू कर चुके थे, अलग अलग चीज़ों को देखना, उसको समझना, उसको जानना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक लंबे समय तक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी लोगों के द्वारा। लेकिन मतलब सबसे पहले ऐसा कहा जा सकता है कि बेबीलोनिया में लोग एनालिटिकली सॉल्व करते थे, यानी कि जैसे बेबीलोनिया के पहले यूक्लिड ने सॉल्यूशन, यूक्लिड यानी कि ग्रीस में यूक्लिड ने उसका सॉल्यूशन कैसे दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो ज्योमेट्री के टर्म्स में देते थे। ज्योमेट्री के टर्म्स में देते थे कि एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर ऐड करें और फिर एक और स्क्वायर ऐड कर दें तो हमको कुछ और मिलेगा, है ना, टोटल का एरिया क्या होगा, इस बेसिस पर, यानी कि ज्योमेट्रिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सॉल्व कर रहे थे, है ना। लेकिन उसके बाद मतलब कई सारे लोगों ने बहुत कोशिश की, लोग एक पर्टिकुलर मतलब उस पर नहीं पहुंच पाए थे। बेबीलोनिया में लोग एल्गोरिदम को लेकर के सॉल्व कर रहे थे, डिफरेंट एल्गोरिदम अप्लाई करके उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर तरीके जो सॉल्यूशन दिए थे वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे 6th सेंचुरी BC में, ब्रह्मगुप्त जिनका नाम था। ब्रह्मगुप्त ने अपनी मतलब किताब में जो मॉडर्न मेथड है, आज हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकालो, b² - 4ac वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, x = -b ± √अंडर डिस्क्रिमिनांट बाई 2a, है ना। 6th सेंचुरी BC में ब्रह्मगुप्त आए और जिन्होंने पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर सॉल्यूशन दिया। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर सॉल्यूशन आज भी यूज कर रहे हैं। 1000 AD के बाद के दौर में मैथमेटिक्स यूरोप में काफ़ी तेजी से राइज कर रहा था, मतलब मॉडर्न मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा काम जहाँ से शुरू होता है वो 1000 AD के बाद से शुरू होता है। और उसके बाद मतलब ऐसा रोम में एक मतलब कल्चर था, मतलब मैथमेटिक्स का डुअल होता था, यानी कि मैथ्स में जो अच्छा सॉल्व क्वेश्चन कर सकता है, जो ज़्यादा बेहतर तेज है, वो ज़्यादा तेज माना जाता था जो मैथ्स में बेहतर कर सकता है। और लोग आपस में डुअल करते थे, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते थे। मतलब जैसे युद्ध होता है ना, एक रिंग में लोग बॉक्सिंग करते हैं, ठीक इसी तरह मैथमेटिक्स का बॉक्सिंग होता था, जिसमें 30 क्वेश्चन सामने वाला देता था, 30 क्वेश्चन वो उसको देता था, और दोनों में से जो पहले सॉल्व करके लिया जाता था उसकी जीत होती थी, और उसी को समाज सोसाइटी में प्रेस्टीज, उसी को नाम मिलता था, उसको नौकरी मिलती थी, काफ़ी फिर उसकी इज्जत होती थी। ऐसे में कई सारे ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मतलब एक डेल फेरो की कहानी है, जहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक बार क्यूबिक इक्वेशन इटली में, इटली के एक शहर में क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व, सेट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो एक सेट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन को एक मैथमेटिशियन ने सॉल्व कर लिया, और उसी की बदौलत हर बार मैथ्स डुअल होता था, हर बार वो जीत करके आ जाते थे और उनका बहुत नाम था। लेकिन उन्होंने कभी उसके सॉल्यूशन को पब्लिश नहीं किया, उन्होंने उसके सॉल्यूशन को निकाल लिया था लेकिन कभी पब्लिश नहीं किया था। उन्होंने मरते टाइम, मतलब डेथ बेड पर, अपने स्टूडेंट को पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया, जिनका नाम डेल फेरो था, स्टूडेंट का नाम डेल फेरो। मतलब उस पूरे इक्वेशन के सॉल्यूशन को ले जाते हैं, उसको भी यही कहते हैं उनके जो टीचर होते हैं कि तुम इसको पब्लिश मत करना। ये भी सोचता है कि ठीक है हम पब्लिश नहीं करेंगे, लेकिन तब तक ये हल्ला कहीं से मतलब ह्यूमर फैल जाता है कि जो डेल फेरो जो क्यूबिक इक्वेशन मतलब जो अब डेल फेरो सॉल्व कर ले रहा है, इस 21 या 30 का मतलब क्वेश्चंस का सेट था जिसको सॉल्व करना था, किसी ने और ने सॉल्व कर लिया, किसी और मैथमेटिशियन ने, और उस मैथमेटिशियन का नाम टटालिया है। तो टटालिया जो मैथमेटिशियन था, डेल फेरो को लगा भाई ये तो सॉल्यूशन मेरे पास है, दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। इसने टटालिया को चैलेंज कर दिया मैथ्स डुअल के लिए। टटालिया आया, इसने सारा इक्वेशन दे दिया उसे बनाने के लिए। टटालिया ने 2 घंटे में उसको सॉल्यूशन निकाल के दे दिया सारे इक्वेशंस का।
वो भी एक महान मैथमेटिशियन था, तो उसने सॉल्यूशन निकाल दिया। फिर बाद में इसको पब्लिश किया गया और फिर मतलब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्यूबिक इक्वेशन और भी मतलब हायर स्टेज में और भी प्रायर स्टेज में हम लोग को मिला। लेकिन ये सब कुछ तभी हो पाया जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाया गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले इंडियन मैथमेटिशियन जो सबसे पहली बार कंसेप्ट दिए थे, उन्होंने पहली बार, उनका क्या योगदान था, उन्होंने पहली बार निगेटिव नंबर्स की बात की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन में निगेटिव नंबर्स की बात जैसे बेबीलोनिया में लोग नहीं कर रहे थे, तो मतलब यहाँ पे लोगों ने दिया, यहाँ के मैथमेटिशियन ने जो दिया वो पहली बार ब्रह्मगुप्त ने दिया, वो निगेटिव नंबर को सॉल्यूशन के रूप में भी आइडेंटिफाई करने का काम किया। और इसके बाद से क्यूबिक और पावर हायर ऑर्डर के जितने भी पावर इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व किया जाने लगा। तो ये पूरी हिस्ट्री थी जहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जन्म लेता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पूरे लंबे दौर में, ये जो टटालिया का जो पीरियड है ये 15th-16th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। तो एक पूरे लंबे दौर में पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन को सॉल्व करना, एक लंबे दौर में ये पूरी प्रक्रिया चली। अब जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है जिसमें पावर 2 होता है, x का मैक्सिमम पावर 2 होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अगर हम लोग ये बात करें कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल का जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखना। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, है ना। एक वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये है कि जहां पे इसमें टोटल 3 टर्म है, आप मैक्सिमम 3 टर्म ही बना सकते हो अगर आप सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर आप 2 ही रख सकते हो, और पावर जब भी आएगा तो नेचुरल नंबर में आएगा, फ्रैक्शन में, रूट में, इन सब में पावर नहीं आ सकता है ना। तो जब भी आएगा तो नेचुरल नंबर ही होगा पावर। तो यही हो सकता है कि ax स्क्वायर हो, bx का पावर 1 हो, cx का पावर 0 हो, और इससे डिफरेंट कोई टर्म्स आ ही नहीं सकता है। या तो पावर 2 वाला होगा, या तो पावर 1 वाला होगा, या तो पावर 0 वाला होगा। इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म बोला गया ऑफ वन वेरिएबल, है ना। अगर हम लोग इसी तरह जनरल क्यूबिक फॉर्म की बात करें, जनरल क्यूबिक फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx का पावर 1 प्लस dx 0 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम यही इतने ही टर्म हो सकते हैं, इतने ही डिफरेंट टर्म्स हो सकते हैं, है ना। बाकी जो भी होगा, मान लो 2x क्यूब आया तो 3x क्यूब होगा, आप सम करके फिर 5x, यानी सिमिलर टर्म्स मिलेगा जब भी मिलेगा तो, है ना। कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है ना। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जनरल क्यूबिक इक्वेशन है, इससे हायर ऑर्डर में भी हम लोग जा सकते हैं। अब ये सवाल था लोगों के सामने कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग क्यूबिक इक्वेशन की बात आखिर में करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे। अभी ये क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो लोगों के सामने ये क्वेश्चन था, लोगों ने भी सोचा कि कैसे किया जाए। तो पहले एल्गोरिदम के बेसिस पर काम हुआ, है ना। लोग अलग अलग नंबर पुट करके चेक करते थे कौन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। इस मेथड को हम लोग भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं कि कौन पुट करके चेक करते हैं कि कहीं कोई तो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है ना। फिर एक मेथड हम लोग पढ़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके 2 टर्म आता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। यानी बेसिकली इस पूरे को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हो, और एक प्रोडक्ट, 2 का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब सिंगल इंडिविजुअल दोनों 0 हो, या तो पहला 0 हो, या तो दूसरा 0 हो, या दोनों 0 हो, है ना। तो आप वहां से 2 सॉल्यूशन निकालते हो, 2 पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हो, ठीक है। फिर हम लोग इसके अलावा इसको सॉल्व करने का, एक जनरल फॉर्म को ही सॉल्व करने का मेथड, जिसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला,
है ना। तो जनरल फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 0, मैं उसे 0 है तो मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए अब लोगों ने इसको सोचा कि अगर हम सिंगल पावर में इसको डिड्यूस कर लें, अभी 2 पावर है ना, सिंगल पावर में डिड्यूस किसी तरीके से कर लें तब हम लोग किया जा सकता है। तो सिंगल x का पावर 1 में मान लो अगर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, अगर इस फॉर्म में है तो x को आप इंडिपेंडेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर x को इंडिपेंडेंट आप नहीं कर सकते हो क्योंकि x का पावर 2 भी है, x का पावर 1 भी है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको मैनिपुलेट करके देखते हैं। कैसे मैनिपुलेट करें, अगर किसी तरह से इसको ax प्लस बी ऐसा का होल स्क्वायर ऐसा कुछ में कन्वर्ट कर दिए तो मामला हो सकता है। क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर कांस्टेंट नंबर होगा जो भी होगा, ठीक, इधर जो भी होगा कांस्टेंट नंबर होगा, तो इधर भी आप स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको स्क्वायर के टर्म्स में कैसे किया गया, अब ये देखो, क्या हम इस पूरे टर्म को a से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको फिर से अभी भी ये स्क्वायर में नहीं हो पा रहा है ना, अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई, अगर ये y है तो 2 का होना भी जरूरी है जो कि इक्वेशन में नहीं है होल स्क्वायर बनने के लिए, है ना। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किए, x पहले से है और b बाई ए पहले से है, तो 2 से हमने किए तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, राइट। तो 2 और प्लस c बाई ए हो जाएगा, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो, अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिसिंग है यहाँ से, है ना। तो हम किसी भी टर्म में एक काम करते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अपने मन से अगर हमने ऐड किया है तो इतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 0 होना है। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर को माइनस किया और पहले से c बाई a मौजूद था। देखो अभी तक हमने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, यानी कि इक्वेशन जो था उसी को हमने मैनिपुलेट करके ये लिखा है, ठीक है। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन इस तीन टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो इसको लिख दिया हमने x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इस पूरे को राइट साइड में हम भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई ए, यही आएगा, ठीक। इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करते हैं, x प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं, तो 4a स्क्वायर आ गया, और ऊपर में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए कटेगा 4ac आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, राइट। अब फर्दर इसको आगे अगर बढ़ा दें तो यहाँ स्क्वायर है, इधर हम रूट कर सकते हैं, है ना, लेकिन रूट करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी रखता है। तो यहाँ से x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर आ गया, राइट। इसको फिर फर्दर आगे बढ़ाते हैं, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, नीचे तो रूट से बाहर आ जाएगा 2a, अब b बाई 2a उधर चला जाएगा तो x इधर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और x इंडिपेंडेंट हो गया मतलब हमने x का वैल्यू निकाल लिया, इक्वेशन सॉल्व कर दिया,
है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, एलसीएम लेके हमारे पास x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आया, देखो दो वैल्यू हमें आ गया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, और यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं। और ये फॉर्मूला मतलब वही मतलब 6-7 AD के आसपास की बात है। उस टाइम में इंडिया के ही मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने दिया था। और इसी के मतलब अगर आप ये इसकी बात कर रहे हो तो हाँ मतलब ये, लेकिन अच्छा ब्रह्मगुप्त ने एक चीज क्या यहाँ से दिखाया, इसके पहले बेबीलोनियंस जो सॉल्व कर रहे थे ना, वो सिर्फ प्लस वाले वैल्यू को कंसीडर कर रहे थे, इसलिए बहुत सारा इक्वेशन उनके लिए अनसॉल्वेबल था, सॉल्वेबल नहीं था उनके लिए। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, अगर बी माइनस बी भी माइनस, ये नंबर माइनस है और ये भी माइनस है, तो न्यूमरेटर हमेशा माइनस होगा, है ना। और अगर a यानी x का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आने वाला है। पहली बार इसको आइडेंटिफाई करने वाले ब्रह्मगुप्त थे। उसके पहले एल्गोरिदम बेसिस पे काम कर रहे थे वो लोग बेबीलोनियंस, और इसी काम को लेते हुए उन्हीं के कुछ टाइम के बाद अल खरीजमी नाम के एक और मैथमेटिशियन आए बेबीलोनिया में, बहुत महान मैथमेटिशियन थे वो। उन्होंने इस काम को लिया और इसको और आगे फर्दर बढ़ाया, इसको और आगे बढ़ाया। और वो जो क्यूबिक इक्वेशन की मैंने बात की, जो टर्टालिया डेल फेरो जहाँ से क्यूबिक इक्वेशन के सेट बनाए थे, उन्होंने इसी बेसिस पर निगेटिव वैल्यू भी कंसिडर करके ही उन्होंने इस चीज़ को आगे फिर उसको आगे वो ले गए थे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्स का दो सॉल्यूशन आया, ठीक है। इस दो सॉल्यूशन को, एक को नाम दिया गया अल्फा, अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरे का नाम दिया गया बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, अल्फा और बीटा। और इसको वैल्यूज ऑफ एक्स कहा गया, इसको नोट करो। फिर रूट्स की बात, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, एक्स के दो वैल्यूज मिले, अल्फा और बीटा, है ना। एक्स के हम लोग को दो वैल्यूज मिले। अब क्या हुआ, मसला क्या था, ये जो खोजा गया, मतलब इक्वेशंस पे जो सबसे ज़्यादा काम मेडिवल टाइम में हुआ था, ये वही बेबीलोनिया वाले पूरे इलाके में हुआ था, बेबीलोनिया के पूरे एरिया में। तो वहाँ पर क्या होता था, जब भी लोग फैक्टर की बात करते थे ना, फैक्टर मतलब मान लो ऐसा हमने कहा कि x का पावर n, अगर इसके एक फैक्टर के रूप में, x इसका एक फैक्टर है ना, x का पावर n का फैक्टर है एक x, है ना। तो वो लोग जिस शब्द को यूज करते थे, अभी वो शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन उस शब्द का जो ट्रांसलेशन था, जो मेडिवल पीरियड में लैटिन ट्रांसलेशन हुआ, वो हुआ रेडिकल, रेडिका, रेडिका या रेडिसिया ऐसा कुछ था, ठीक है। वहां से फिर वो रेडिका से रूट बन गया, वही नाम रूट के रूप में प्रचलित हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब x का पावर 2 करते हैं तो x क्या हो जाता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर का वैल्यू x होता है ना। यहाँ से जो नाम चल पड़ा वो रूट यानी वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, हाँ रूट से ही चेंज करना, एग्जैक्टली हाँ। तो वहाँ से वो शब्द बन गया रूट, ठीक है, रेडिकल से वो रूट बन गया और रूट फिर प्रचलन में आ गया। इसीलिए x का जो जब भी वैल्यू हम लोग निकालें ना, तो वो रूट ही नाम फिर हम लोग यूज करने लगे जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो उसका। तो वहाँ से x के उन वैल्यूज को रूट भी बोला गया, ठीक है। दूसरा हम लोग उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, जीरो, जीरोज ऑफ इक्वेशन, है ना, जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, अब ये देखो एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जब जीरो के इक्वल होगा तो x के इन्हीं वैल्यू के लिए जीरो के इक्वल होने वाला है, वरना वो नहीं होगा,
है ना। इसीलिए x के उन वैल्यूज को वहां से रिलेट करके क्या बोल दिया गया, जीरोज ऑफ इक्वेशन, जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पढ़ते हैं ना। तो इन वैल्यूज को x के वैल्यूज बोलो, सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन बोलो, या रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलो, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोलो, सारा एक ही बात है, सारी बातें एक ही हैं, ठीक है। सब कुछ एक ही मतलब शब्द है जिसका वो अलग अलग ट्रांसलेशन है, राइट। तो ये हो गया वैल्यूज ऑफ x। अब इन वैल्यूज ऑफ x में वो जो रूट के अंदर वाला टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट इसको बोला गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए डिस्क्रिमिनांट, और इसको हम लोग डी से सिंबलाइज करते हैं, इसको अलग से क्यों नाम देना पड़ा, इसकी क्या मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस था, तो ये हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये रूट के अंदर है ना। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं रूट के अंदर। अभी तक हम लोगों ने निगेटिव नंबर को नहीं देखा है, हमने कहा है कि वो रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर जब नहीं है तो क्या है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, है ना। लेकिन रूट के अंदर अगर निगेटिव हो जाए तो अभी हम कहते हैं कि वो रियल नहीं है, और अभी हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो रियल नंबर जब भी रूट के अंदर वाला टर्म है वो उसको अगर रियल होना है, यानी कि x को अगर रियल वैल्यू देना है तो रूट के अंदर वाले टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। और अगर रूट के अंदर वाला टर्म नेगेटिव हो गया तो हम कहेंगे कि x का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है पॉसिबल, रियल सॉल्यूशन नहीं है पॉसिबल, ठीक है। अगर अगर इस रूट के अंदर वाला टर्म जीरो हो गया तब क्या होगा, तब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तब माइनस बी बाई टू ए इसका भी आ जाएगा और माइनस बी बाई टू ए इसका भी आ जाएगा, अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएगा। तब हम कहते हैं कि रूट्स आर इक्वल। और जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो अल्फा और बीटा टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज देते हैं, है ना। तो यहां से डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या है, यहां से 3 केसेस हम लोग करेंगे। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक। केस 2 क्या बोलेंगे, ये पहला केस है और केस 2 की बात कर रहे हैं, तो केस 2 क्या बोलेंगे, इफ डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 है तो रूट्स अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएगा, है ना। तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और तीसरे केस की बात करेंगे, इफ डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। जो रियल नहीं है उसको बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। नहीं, इमेजिनरी नहीं लिखो, कॉम्प्लेक्स लिखो, नॉन रियल। हाँ नॉन रियल बोलो या कॉम्प्लेक्स बोल दो, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कहा गया है इनको क्या? नहीं, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या फिर इसी को बोलेंगे नॉन रियल। कॉम्प्लेक्स को की और स्टडी हम लोग अगले चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हो गए हमारे लिए। देखो हमारे पास अल्फा है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, राइट। तो सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2a एलसीएम आ जाएगा, अगर सॉल्व करो तो 2a एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी। अब अंडर रूट डी कट गया, देखो माइनस 2b बाई 2a आ गया, और 2 से 2 कट गया, माइनस b बाई a। यही तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, ठीक। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा,
और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे देखो 4a² आ जाएगा, तो नीचे आ गया 4a² और ऊपर होगा देखो a प्लस बी, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो तो a माइनस बी, तो माइनस बाहर निकाल लिए, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a² माइनस b², तो रूट डी का स्क्वायर d आ जाएगा और माइनस b², ये आ जाएगा, फिर माइनस को अंदर ले जाओ तो b² माइनस डी आ जाएगा, ठीक, तो b² माइनस और d का वैल्यू क्या होता है, b² प्लस 4ac हो जाएगा माइनस माइनस बाई 4a², अब b² से b² कट गया, 4a से 4a कट गया, विच इज इक्वल टू c बाई a आ गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स का सम निकालो, रूट्स के स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा, हाँ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा² प्लस बीटा² माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, और इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर यानी b² बाई a², और 2 अल्फा बीटा इधर आएगा तो प्लस 2c बाई a आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा² प्लस बीटा², डन, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा का मॉड कर दे रहे हैं, इसका निकालो, मॉड किसी खास कारण से किए हैं उस पर आ जाएंगे, कहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस नहीं है प्लस होगा यहाँ, ठीक ठीक ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस किए तो क्या आया, अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये b कट जाएगा, 2 रूट डी बाई 2a आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा, रूट डी बाई a आ जाएगा, अंडर रूट डी बाई a आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ हाँ a पे मॉड लगाना होगा, मॉड लिए है ना, ठीक है, ये क्लियर है। अब अल्फा माइनस बीटा हो गया हमारा, अब इसका निकालो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, क्या आएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, या तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और नहीं तो इसको इसके होल स्क्वायर से आप रूट इसके होल स्क्वायर से नहीं, हाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से आप फिर निकाल सकते हो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा, यहाँ से आप अल्फा² प्लस बीटा² का वैल्यू निकाल ही चुके हो, कहाँ, ये वाला, यहाँ को यहाँ पुट कर दें, अल्फा बीटा को पुट कर दें, सॉल्व कर दें, आ जाएगा, ठीक है, और भी अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं, मतलब, ठीक है। ये हुआ हम लोग का क्लास 10 तक जो हमने पढ़ा उसका एक रिवीजन, ओवरऑल रिवीजन, है ना। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट d1 है, एक का d2 है, अब दोनों को कंपेयर करो आप, है ना, कब रूट के बारे में, कब पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, किसका रूट किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, किस रेंज में होगा, ये सारी बात अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ये एक तरह का रिवीजन हुआ आज हम लोग का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर बात करते हैं।